नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। गृह मंत्रालय का आदेश, 30 जून तक जारी रहेंगी मौजूदा कोविड गाइडलाइंस। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 के मौजूदा दिशा निर्देशों को 30 जून तक जारी रखने का आदेश दिया है। सरकार ने कहा है कि जिन जिलों में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या अधिक है, वहां पर गहन एवं स्थानीय स्तर पर नियंत्रण के उपाय किए जाएं। एक नए आदेश में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि नियंत्रण के उपायों को सख्ती से लागू करने से दक्षिण और पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए और उपचाराधीन मामलों में गिरावट आई है। भल्ला ने कहा है कि मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि गिरावट की प्रवृत्ति के बावजूद वर्तमान में उपचाराधीन मामलों की संख्या अब भी बहुत अधिक है। लिहाजा यह अहम है कि नियंत्रण के उपायों को सख्ती से लागू रखा जाए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को जारी अपने आदेश में केंद्रीय गृह सचिव ने कहा है कि स्थानीय हालात, जरूरत और स्रोतों का आकलन करने के बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उचित समय पर चरणबद्ध तरीके से पाबंदियों में किसी तरह की रियायत देने पर विचार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मई महीने के लिए 29 अप्रैल को जारी किए गए दिशा निर्देश 30 जून तक लागू रहेंगे। यानी दोस्तों केंद्र सरकार ने तो कह दिया है कि 30 जून तक सारे के सारे नियम वैसे ही लागू रहेंगे जो कि पिछले महीनों से चले आ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकारें अपने हिसाब से इनमें कुछ परिवर्तन कर सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना का खतरा, ब्रिटेन से फ्रांस आ रहे लोगों के लिए अनिवार्य किया गया क्वारंटाइन। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने और उसके प्रसार को फैलने से रोकने के लिए लगभग सभी देश प्रभावी कदम उठा रहे हैं। इसी बीच फ्रांस ने भी बड़ा फैसला लेते हुए ब्रिटेन से वहां आने वाले सभी लोगों का अनिवार्य क्वारंटाइन में रहने का आदेश जारी कर दिया है। फ्रांस ने यह कदम भारत में पाए गए कोरोना वायरस के वेरिएंट को रोकने की दिशा में उठाया है। सरकारी प्रवक्ता गेब्रियस एटेल ने बुधवार को कहा कि फ्रांस की ओर से उठाया गया यह कदम बिल्कुल जर्मनी की तरह है, जैसा कि उसने ब्रिटेन से आने वाले लोगों के लिए उठाया है। ऐसे में ब्रिटेन से फ्रांस आने वाले सभी लोगों को अनिवार्य रूप से क्वारंटीन में रहना होगा। हालांकि सरकारी प्रवक्ता ने यह नहीं बताया कि यह क्वारंटाइन वाला नियम कब से लागू होगा। उनका कहना है कि जल्द ही इस नियम में सूचना साझा की जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बढ़ेगी कोरोना वैक्सीन की रफ्तार, सरकार ने खत्म किया वैक्सीन के लोकल ट्रायल का नियम। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने विदेशों में निर्मित अच्छी तरह से स्थापित कोविड-19 रोधी टीकों के लिए रास्ता खोलते हुए लोकल ट्रायल का नियम खत्म कर दिया है। समाचार एजेंसी राइटर्स की खबर के मुताबिक सरकार ने यह फैसला वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए किया है। बीते 2 महीनों के दौरान देश में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से संक्रमण के मामलों में बेहताशा वृद्धि हुई है। साथ ही 1 मई से 18+ वालों के लिए वैक्सीन की शुरुआत कर दी गई है। इस आयु वर्ग में वैक्सीनेशन के लिए करोड़ों की संख्या में रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ऐसी स्थिति में जल्द बहुत बड़ी संख्या में वैक्सीन डोज की जरूरत है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक 130 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले देश में अब तक 3% जनसंख्या को दोनों डोज दिया जा चुका है। अब तक 20 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाए जा चुके हैं, जिनमें 1 डोज वालों की संख्या ज्यादा है। दोस्तों सरकार द्वारा आज नियमों में किए गए बदलाव के बाद फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना की वैक्सीन के लिए रास्ते खुल सकेंगे। हाल ही में सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर अपने वैक्सीन के 5 करोड़ डोज भारत देने को तैयार है। कंपनी का कहना है कि वो इतने डोज इस साल दे सकती है। हालांकि कंपनी ने कुछ रेगुलेटरी रिलैक्सेशंस की मांग भी की है, जिनमें क्षतिपूर्ति के नियम भी शामिल हैं। वहीं मॉडर्ना ने कहा है कि साल 2022 में भारत में अपनी सिंगल शॉट वैक्सीन लॉन्च कर सकती है। इसके लिए भारत में सिप्ला और फार्मा कंपनियों के साथ बातचीत की जा रही है। 5 करोड़ डोज की सप्लाई को लेकर बातचीत चल रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोविड-19 से जंग के लिए भारत समेत 5 देशों में तैयार हो रही है नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन। जानिए कहां तक पहुंचा है प्रोसेस। जी हां दोस्तों, देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है। इसी बीच आंकड़ों में भी लगातार उतार चढ़ाव नजर आ रहा है। कोरोना वैक्सीन को महामारी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है और पूरी दुनिया ने इसका लोहा भी माना है। भारत में इस समय 3 वैक्सीन, जिनके नाम कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी है, दी जा रही है। इनमें से स्पुतनिक वी
रूसी वैक्सीन है। हालांकि दोस्तों इसी बीच नाक से दी जाने वाली वैक्सीन पर भी काम चल रहा है। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए भारत समेत 5 देशों में नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का कहना है कि भारत बायोटेक अपनी नेजल वैक्सीन के 10 करोड़ डोज इस साल दिसंबर तक ला सकती है। कोवैक्सीन कोरोना वैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन की मदद से BBV154 नाक का टीका विकसित किया है। हैदराबाद स्थित कंपनी नेजल वैक्सीन यानी कि नाक के टीके का ट्रायल कर रही है। कंपनी के मुताबिक नेजल स्प्रे की सिर्फ 4 बूंदों की जरूरत होगी। नाक के दोनों छेदों में 2-2 बूंदें डाली जाएंगी। क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री के अनुसार 175 लोगों को नेजल वैक्सीन दी गई है और उन पर शोध चालू है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, OTT प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन न्यूज पोर्टल को सरकार की डेडलाइन, 15 दिन में बताएं गाइडलाइन पर क्या किया। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया गाइडलाइंस के पालन को लेकर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। सूचना एवं प्रसारण विभाग ने गुरुवार को डिजिटल मीडिया समेत OTT प्लेटफॉर्म्स को 15 दिन की डेडलाइन दे दी है। इसके तहत ऐसी कंपनियों को यह बताना होगा कि उन्होंने नई गाइडलाइंस को लेकर क्या किया। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 25 फरवरी को सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की और नियमों को सख्त किया है। सरकार ने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया कंपनियों को नई गाइडलाइंस लागू करने के लिए 3 महीने का समय दिया था। 25 मई को केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन की अंतिम तारीख समाप्त हो गई। ऐसे में केंद्र की नई गाइडलाइन को लागू नहीं करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भारत में प्रतिबंध का खतरा मंडरा रहा है। इससे पहले टूलकिट विवाद और सोशल मीडिया गाइडलाइंस को लेकर ट्विटर ने गुरुवार को कहा कि सरकार डेडलाइन लागू करने के लिए 3 महीने की मोहलत दे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, नए नियमों को कई डिजिटल पब्लिशर्स ने अलग अलग हाई कोर्ट में चुनौती दे रखी है। उनकी याचिकाओं पर नोटिस भी जारी किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी के सिद्धार्थनगर में 20 लोगों को अलग डोज देने पर ANM सस्पेंड, डॉक्टर्स पर भी एक्शन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर इलाके में एक चौंकाने वाली घटना देखने को मिली थी। वहां के ओहदी काला नाम के गांव में 20 लोगों को कोरोना की पहली वैक्सीन कोविशील्ड लगाई गई थी, वहीं दूसरी डोज में कोवैक्सीन लगा दी गई। इस खबर को जब आज तक ने प्रमुखता से दिखाया तब जाकर प्रशासन सक्रिय हुआ और अब ANM को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले में बड़ी लापरवाही सामने आई है। दोस्तों अब हर ऐसे उस डॉक्टर के खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है जिन्होंने गांव के लोगों को वैक्सीन लगाई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1 अप्रैल को ओहदी कला गांव में 150 लोगों को वैक्सीन लगी थी। तब दूसरी डोज के लिए 20 लोगों को 14 मई की तारीख दी गई थी। अब पहली डोज तो सभी को कोविशील्ड लगा दी गई, लेकिन बाद में क्योंकि सरकारी केंद्र में कोवैक्सीन का स्टॉक आया, इसलिए उन 20 जनों को कोवैक्सीन लगा दी गई। ऐसे में कोरोना वैक्सीन का कॉकटेल बना दिया गया और गांव वालों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है। हालांकि अभी तक गांव वालों में कोई भी गंभीर परिणाम नजर नहीं आए हैं, लेकिन अगर गंभीर परिणाम नजर आते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यह एक भारी लापरवाही का उदाहरण है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी में सरकारी कर्मचारी अब नहीं कर सकेंगे हड़ताल, गवर्नमेंट ने लागू कर दिया अस्मा कानून। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच यूपी में सरकारी कर्मचारियों की कई यूनियनें अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की तैयारी कर रही हैं। वहीं यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश में अस्मा कानून लागू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार की ओर से लागू किए गए अस्मा कानून का पूरा नाम आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966 है। इसके साथ ही यूपी में सभी सरकारी कर्मचारी सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। यूपी सरकार के अधीन सभी लोक सेवा प्राधिकरण नियम समेत सभी सरकारी विभागों पर यह आदेश लागू रहेगा, यानी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अब हड़ताल नहीं कर सकेगा। सूत्रों के अनुसार सरकार ने फिलहाल 6 महीने के लिए अस्मा लगाया है। जरूरत पड़ने पर इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। वहीं हालात ठीक होते देखते हैं तो 6 महीने से पहले भी इसे वापस लिया जा सकता है, लेकिन इसकी उम्मीद कम ही नजर आ रही है। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस कानून के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल में शामिल नहीं हो सकता। अगर वह ऐसा करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कड़ी सजा दी जाएगी। दोस्तों यह कानून सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को रोकने के लिए वर्ष 1968 में बनाया गया था। यह भारतीय संसद द्वारा पारित अधिनियम है। अस्मा लागू करने से पहले इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को समाचार पत्रों या फिर अन्य माध्यमों से सूचित किया जाता है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत को जुलाई तक मिल सकती है फाइजर कोरोना वैक्सीन, नीति आयोग ने जताई उम्मीद। जी हां दोस्तों, कोरोना वैक्सीन की किल्लत के बीच भारत को जल्द ही वैक्सीन फाइजर मिलने वाली है। नीति आयोग ने गुरुवार को अपने बयान में संकेत दिया। इसमें लिखा है कि फाइजर कंपनी के कोरोना रोधी टीके को जुलाई तक इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही आने वाले महीनों में कोवैक्सीन और कोविशील्ड का भी प्रोडक्शन बढ़ने वाला है। नीति आयोग सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि फाइजर की तरफ से भारत के लिए वैक्सीन की उपलब्धता के संकेत मिले हैं। इसके अलावा दोस्तों मॉडर्ना सहित दूसरी अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन कंपनियों से भी भारत सरकार बातचीत कर रही है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताज़ा स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 16 करोड़ 85 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 35 लाख के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, टर्की, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जर्मनी, स्पेन आदि देशों का नाम आता है। अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। दोस्तों बात की जाए भारत की तो भारत में इस वक्त तक 2 करोड़ 73 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3,15,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। दोस्तों भारत पूरी दुनिया में दूसरा स्थान रखता है कुल संक्रमित मरीजों के मामले में। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 2,11,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं दोस्तों भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चक्रवाती तूफान यास का असर, वाराणसी, बलिया समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में भारी बारिश के हैं आसार। जी हां दोस्तों, भारतीय तटों से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान यास भले ही कुछ कमजोर पड़ गया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में अगले 1-2 दिन में भारी बारिश के रूप में इसका असर पड़ने की संभावना है। लखनऊ स्थित मौसम केंद्र ने शुक्रवार और शनिवार को राज्य के पूर्वी हिस्सों के 19 जिलों में बहुत भारी बारिश होने और 6 जिलों में सामान्य से भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। मौसम केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के 19 से ज्यादा जिलों में भयंकर बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे के दौरान राज्य के पूर्वी हिस्सों के कुछ इलाकों में वर्षा हुई। इस दौरान गया घाट में सबसे ज्यादा 3 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। दोस्तों पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर तथा आगरा मंडलों में दिन के तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई। वहीं वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ, बरेली तथा झांसी मंडलों में यह सामान्य से नीचे रहा। इसके अलावा दोस्तों देश के कई सारे हिस्सों जैसे कि बंगाल और ओडिशा में तो इस तूफान ने भयंकर ही तबाही मचाई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गूगल देगा 7 करोड़ रुपए, बस करना होगा एक छोटा सा काम। जी हां दोस्तों, गूगल ने टेक्निकल प्रोफेशनल्स के लिए एक धमाकेदार ऐलान किया है। नई घोषणा के तहत गूगल ने कहा है कि उसके एंड्रॉइड 12 के दोनों बिल्ट के सिक्योरिटी खामी को जो खोजेगा उसे 7 करोड़ रुपए की धनराशि मिलेगी। गूगल ने हाल ही में एंड्रॉइड 12 का पब्लिक बीटा वर्जन जारी कर दिया है। एंड्रॉइड 12 का बीटा वर्जन फिलहाल कुछ यूजर्स के लिए है और इसका स्टेबल वर्जन इस साल के अंत तक रिलीज किया जाएगा। एंड्रॉइड 12 के बीटा वर्जन के साथ कुछ फीचर्स का आनंद ले सकते हैं। बीटा वर्जन में बग हो सकते हैं, इसका फायदा हैकर्स उठा सकते हैं, इसका असर आपके फोन के फंक्शन पर पड़ सकता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए गूगल ने ऐलान किया है कि एंड्रॉइड 12 में ऐसे टेक्निकल एक्सपर्ट्स खामी निकालें। गूगल ने कहा है कि 18 मई से 18 जून तक जो गलती खोजेगा उसे 50% का बोनस भी रिवार्ड अमाउंट के साथ दिया जाएगा। कंपनी के अनुसार कुछ और नॉन एंड्रॉइड खामियां हैं जो एंड्रॉइड सिक्योरिटी के लिए कमजोर हैं, उन्हें भी इस रिवार्ड प्रोग्राम के तहत लिया जा सकता है। सिक्योरिटी रिसर्चर्स को गूगल बग बाउंटी प्रोग्राम का हिस्सा बनना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 11 राज्यों के बाद अब दिल्ली में भी ब्लैक फंगस महामारी घोषित। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रही दिल्ली अब ब्लैक फंगस के खतरे का सामना कर रही है। 11 राज्यों के बाद अब दिल्ली में भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। दिल्ली में ब्लैक फंगस के 600 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही शुक्रवार को दिल्ली में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA की अहम बैठक होने वाली है। राजधानी में कोरोना की स्थिति और कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट की
बैठक में चर्चा होगी। बैठक में उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। अनलॉक को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। उधर दोस्तों, दिल्ली में कोरोना का ग्राफ अब धीरे धीरे काफी कम हो रहा है। गुरुवार को पिछले 2 महीने के मुकाबले सबसे कम नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली पिछले 24 घंटे में 1072 नए मामले सामने लाई है, जबकि अब दिल्ली में रिकवरी रेट करीब 3 गुना तक बढ़ गया है, जबकि 24 घंटे में रिकवर करने वाले मरीज 3725 ठीक हो चुके हैं। वहीं 117 लोगों की संक्रमण से मौत भी हुई है। अब दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट घटकर 1.50% हो गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोने और चांदी की ताजा कीमतें जानिए। दोस्तों, आज सोने और चांदी की कीमतों में नरमी देखी गई है। आज सोने का भाव 527 रुपए की तेजी के साथ 49,033 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी की बात की जाए तो चांदी 936 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती होकर 71,866 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दाल और फूड ऑयल की कीमतों में बनी रहेगी तेजी, गेहूं चावल होगा सस्ता। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को अपनी सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि दाल और ईडेबल ऑयल जैसे फूड आइटम्स के भाव में तेजी बनी रह सकती है। इनके भाव बढ़ भी सकते हैं। हालांकि वित्तीय वर्ष 2020-21 में बम्पर पैदावार को देखते हुए आने वाले समय में अनाज की कीमतों में नरमी आने के संकेत हैं। रिजर्व बैंक ने कहा है कि महामारी की दूसरी लहर का असर मार्च में संक्रमण मामलों के बढ़ने के कारण आगे चलकर महंगाई पर देखा जा सकता है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक का मानना है कि कच्चे तेल के दाम में निकट भविष्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि थोक मूल्य सूचकांक WPI और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI आधारित इन्फ्लेक्शन से फूड इन्फ्लेक्शन का पता चलता है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI आधारित फूड इन्फ्लेशन पिछले साल देशव्यापी लॉकडाउन के बाद बढ़ गई, जबकि थोक मूल्य सूचकांक में शामिल उत्पादों की इन्फ्लेशन इस दौरान कम हो गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज को पछाड़ने से सिर्फ 4 विकेट दूर है रविंद्र अश्विनी। जी हां दोस्तों, भारत को अगले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भिड़ना है। इस बड़े मैच को खेलने के लिए टीम इंडिया ने पिछले 2 साल से कड़ी मेहनत की है। भारत की इस कामयाबी में दिग्गज स्पिनर रविंद्र अश्विनी का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। भारतीय ऑफ स्पिनर रविंद्र अश्विनी आगामी वर्ल्ड कप फाइनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने से महज 4 विकेट दूर हैं। भारत को 18 से 22 जून तक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में न्यूजीलैंड के साथ वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना है, टेस्ट वर्ल्ड कप का फाइनल, और अश्विन वहां पर यह उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। अश्विन से आगे अभी ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस हैं, जिनके खाते में 70 विकेट हैं। कमिंस ने ये विकेट 14 टेस्ट मैचों में चटकाए हैं, जबकि अश्विन के नाम 13 टेस्ट मैचों में 67 विकेट दर्ज हैं। अश्विन अगर अंतिम एकादश में खेलते हैं तो एक बार फिर से सबकी नजरें उन पर ही होगी। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउथी 10 मैचों में 51 विकेट के साथ तीसरे नंबर पर हैं और उन्हें टॉप पर पहुंचने के लिए 20 विकेट लेने होंगे, जो कि असंभव सा लग रहा है। ऐसे में दोस्तों, नंबर 1 पोजीशन अश्विन को मिल सकती है अगर वह भारतीय टीम की अंतिम एकादश में शामिल होते हैं और 4 विकेट चटका लेते हैं तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बारिश के मौसम में सर्वाधिक कौन सी फसल बोई जाती है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि बारिश के मौसम में कौन सी फसल ज्यादा मात्रा में पैदा की जाती है तो जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।